नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज नो योर कंपनी कुछ खास है क्योंकि इसमें आज हम एक कंपनी नहीं, एक इंडस्ट्री के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेंगे और वो इंडस्ट्री है ब्रोकिंग कारोबार की। तो ब्रोकिंग कारोबार की पूरी पिक्चर क्या है इसको हम समझेंगे क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर आपने देखा हो तो लगातार ब्रोकर्स के अलावा जो हमारे ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं उनकी संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। SIPs खूब बढ़ी हैं और एक ऐसी तस्वीर बनी है जहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कल्चर या इक्विटी कल्चर को बहुत तेज़ बढ़ावा मिला है और इसमें जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनका भी बड़ा योगदान है। कुछ नंबर्स के जरिए पहले इस इंडस्ट्री को थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके की तस्वीर पिछले कुछ समय में इसमें बनती हुई दिखी है। तो जो सबसे बड़ा नंबर जिसको हम लोग हमेशा ट्रैक करते हैं कि SIP कितनी आ रही है, जिससे पता लगता है कि मार्केट में कितने लोग हैं, तो ये नंबर्स आपके सामने दिखते हैं कि 2019 में SIP की जो संख्या थी वो 98,612 करोड़ थी, यानी एक साल में इतना पैसा लगा। फिर 2020 में भी 97,000 करोड़ के आसपास लगा। 2021 में 1,14,000 करोड़ और उसके बाद एक डिप आया 2022 के फर्स्ट हाफ में। अगर आप नंबर देखेंगे तो ये अभी तक 71,732 करोड़ है। ये चूंकि फर्स्ट हाफ का है, अगर इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करें और मान के चलते कि अगले हाफ में इतना ही रहेगा तो ये नंबर यहाँ से काफ़ी बड़ा होता हुआ दिखेगा। लेकिन डीमैट अकाउंट क्या उसकी संदर्भ में, उसकी तुलना में उतने ही है? तो ये जो आपके सामने तस्वीर है इसमें 2022 में जो पहले SIP को देख लीजिए, मंथ वाइज 11,000, 11,500, 12,500 के एवरेज ये चल रहा है और जनवरी से लेकर के जून तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का एवरेज SIP हर महीने आया है, यानी लोगों ने पैसा लगाया है। डीमैट अकाउंट की ये जो तस्वीर अब आपके सामने है, जनवरी 2022 से देखिए आप 34 लाख, 29 लाख, 28 लाख, 24 लाख, 27 लाख और जून में 18 लाख, यानी नंबर्स तेज़ी से गिरे हैं डीमैट अकाउंट के। जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे शायद वहाँ पे अब थोड़ी सी दिक्कत आई है। एक्टिव डीमैट अकाउंट कितने आपके सामने हैं, जिस तरीके से यहाँ पे बढ़े 8.5 करोड़ से लेके लगातार बढ़ते गए हैं। तो ये एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसमें आपको लगता है कि इक्विटी कल्चर में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय में जो डीमैट के नंबर्स कम हुए हैं, क्या वो एक चिंता की बात है? क्या उससे हमें कोई संकेत मिलते हैं जिसको हमें समझना चाहिए? इसी पे बात करेंगे, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर समझेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ज़ीरोधा और ट्रू बीकन के को-फाउंडर निखिल कामत। देश का सबसे बड़ा ब्रोकिंग हाउस है और सबसे ज़्यादा रफ्तार से इन्होंने काम किया है और अपने साथ बहुत सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को जोड़ा है। निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और आपके ज़रिए हम समझना चाहते हैं कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में इस वक्त क्या तस्वीर है। तो जिस तरीके के नंबर्स अभी हमने देखे, ऑल गुड इन बिजनेस? हाय नीरज, ओवरऑल अगर आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री को देखेंगे तो वो मार्केट साइकिल से ज़्यादा कोरिलेटेड रहता है। When stock markets do well, everything related to stock markets do well. मैं आपके स्क्रीन पे SIP के नंबर्स देख रहा हूँ and you know like when the new money coming into the market is lowered by virtue of a downward cycle, so all the businesses which are correlated to this industry generally suffer. तो it would probably be fair to say कि इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में आप एसेट मैनेजमेंट बिजनेसेस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग, इन सब बिजनेसेस में थोड़ी स्लो डाउन देखेंगे, मे बी लाइक 20-25% स्लो डाउन ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर और टू। तो निखिल, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ज़्यादा झटका लग रहा है, इस वजह से वो जा रहे हैं? हाल ही में, यानी कल ही शायद हमारे ख्याल में NSE ने जो अपना एक बड़ा बिग डेटा इशू किया है, मार्केट पल्स, उसमें दिख रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी पोजीशन ओवरऑल मार्केट में होल्डिंग वाइज एज इट इज़ है। डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स ही होंगे, लेकिन FIIs ने 0.5% और घटा दिया है और वो सारा गया है म्यूचुअल फंड के हिस्से में। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा अब डरा सहमा सा है या उसको लगता है कि बहुत पैसे नहीं बन रहे? मेरे ख्याल से टू पास दैट जजमेंट अभी शायद टाइम नहीं आया है, इट्स टू अर्ली. Markets went up 100% from pandemic levels and they've corrected about 20%. तो अगर आप किसी स्टॉक की प्राइस ऐसे देखेंगे कि 100 से 200 होके फिर 160 को आ गई,
in terms of scale, on a relative basis, it's not significant. जो भी इन्वेस्टर मार्केट में जिन्होंने निवेश किया है पिछले 2 सालों में, जिन्होंने ज़्यादा लेवरेज नहीं लिया है, a large majority of them have done quite well. So I don't think ऐसी कोई चीज़ अभी तो हो रही है. In the future we have to see. This is very time bound. If another 20% correction happens in the near future, then this situation might change. But as of now, no. और अगर आप पूरे मार्केट में स्केल की बात करें तो retail investors are only about 8-9% of the market. Like you were comparing them with FIIs earlier, they are a significantly larger proportion of the market in India. They would be easily, 2 times as much as retail. So अगर FIIs पैसे निकाल रहे हैं and if they are selling and retail is buying, I don't think retail buying will ever make up for FIIs selling by virtue of how much scale these foreign investors have. करेक्ट निखिल, ये बात मैंने इसलिए रखी कि जब लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई थी जो दिसंबर 31 तक थी, उसमें ये ट्रेंड दिखा था कि रिटेल की पोजीशन बढ़ी और म्यूचुअल फंड की बढ़ी. मैं दोनों को क्लब कर देता हूँ, दोनों ही बेसिकली रिटेल को रिप्रेजेंट करते हैं. और एफआईए की उस समय भी घटी थी और एफआईए की इस समय भी घटी है. लेकिन इस बार अलग अलग करके देखें तो रिटेल ने नहीं लिया, म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा लैपअप किया है. तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे. दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि ये जो आप कह रहे हैं कि आगे जाते हुए 1 क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में क्या तस्वीर बनेगी, अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल भी है और हो सकता है. लेकिन क्या कोई चीज़ आप फोरसी कर सकते हैं जो आपको लगता है कि बिग इशू आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ी रिलेक्टेंसी है और खासतौर पे एफआईआईज़ की बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंसी है? Well, not just in India, but across the world, inflation has become the predominant issue. अगर आप cost of capital देखें, say a foreign investor who was investing in India, अगर 2 साल पहले he could borrow at 1%, 2% and invest and make 10% here or 12% here, you negate currency depreciation of 3-4% a year, he was still making a significantly good return in India. अगर आज उनका cost of capital 1-2% से 3-4% हो गया है and it looks like it's going up further, their appetite for risk will definitely go down. And I don't think this is the case for India alone, but across the world. अगर आप emerging economies के markets भी compare करें, so India has not done as badly as many other markets out there. So on a relative basis, I would say India is okay, but overall the world will see some kind of a slowdown with inflation. अगर आप historically data देखें तो inflation is never a short-lived phenomenon. जब भी inflation आता है, it's not like 6 महीने को inflation रहेगा और फिर चला जाएगा. Generally, you see it on a multi-year cycle. So it would not be maybe wrong to presume that inflation is a problem which is here to stay for a short while at least. And the only counter we really have for inflation is sucking out liquidity from the market by virtue of increasing interest rates, which we are doing. And I think that cycle will continue for significantly longer. Okay, कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया बहुत रेजिलिएंट है और कुछ लोग मानते हैं कि अभी कैपिचुलेशन हुआ नहीं. आपको क्या लगता है, यही मतलब ये प्रॉब्लम है या ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हम करेक्ट नहीं हो रहे? I think strength है. There are many things which are working in our favor. The problems with China are definitely helping India. We have a strong incumbent government which has been at the helm for almost 10 years now, and I think that consistency is appreciated by foreign investors. अगर आप आज भी travel करके international investors को meet करेंगे तो they are skeptical about their markets more than they are skeptical about India. Everybody has an iota of optimism when they speak about India, and I think that will not go away anytime soon. पहली बार बहुत decades में people are kind of coming to terms with how big the opportunity is in India. But it depends कितना time लगेगा for this to play out. The per capita GDP has to go up significantly from where it is now, in turn lead to consumption, in turn lead to many industries around consumption thriving. But people are taking the long-term call कि वो कभी तो होगा. निखिल, थोड़ा ये भी हमें एक्सप्लेन करें कि जो इन्वेस्टर और ट्रेडर दो बड़ी डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ हैं और आपका एक्सपीरियंस दोनों के साथ होता है, उसमें अगर हम ये समझ सकें कि ट्रांजैक्शन की क्या पोजीशन है,
किस में कम ज़्यादा हो रहा है, या आपने पिछले कुछ समय में उसमें बिहेवियरल चेंज देखा हो कि पर अकाउंट ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा हो रहे हैं, या इन्वेस्टिंग में कम हो रहे हैं ट्रेडिंग में ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा अगर हम लोगों को आप समझा सकें? तो ये नीरज इज क्वाइट सिक्लिकल. जब भी when you see a bull run in the market, investing population will organically increase क्योंकि जो भी invest कर रहे हैं, they're profitable, they tell people about it, and more investors come in. In range bound and bear markets, it's tough to make money as an investor, and you would probably see more trading. मैं ये बताना चाहूँगा कि we talk a lot about stock markets in India. It is extremely important and essential for a growing economy, for us to become developed to the extent that some Western countries might be, that we have a really big and thriving stock market. At the end of the day, stock market is a place where companies can come raise capital and grow. And for any economy which is growing, to have that is very important. India में बात ये है कि only about 2% of our population has either direct or indirect access to stock markets. That number is very, very low. And कुछ तो होना चाहिए change हमारे market में for us to be able to compete with the West, कि ये number 2% से 5%, 6%, 10% कभी तो बढ़े. So it's very important for us to, educate people on how to invest wisely in the stock markets. मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि when education to invest is not ये बात नहीं हुई कि किसी ने बता दिया ये stock लो, वो stock बेचो, leverage लो. I think that is the wrong way to go about it, and generally the odds of you losing money when you do that are much higher. मैं ये बोल रहा हूँ कि people have to learn how to analyze a company, read the company's balance sheets, research a sector, pick which sector to invest in, learn the importance of diversifying, not taking any leverage, and most importantly learn कि ये tips विप्स कभी काम नहीं करते. अगर किसी को भी पता हो कि कल क्या होगा, वो किसी को बताएगा नहीं, वो खुद जाके खरीदेगा. So for you to read a SMS message कि ये कंपनी खरीदो, 2 महीने में 50% ऊपर चला जाएगा, these things don't work. So people have to wisen up to that. नितिन, बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं. इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये है कि क्या एक बिहेवियरल लैंडस्केप चेंज हुआ है, और जिस तरीके का एक बम्प अप हम देख रहे हैं कि डबल हो गए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स, बहुत सारे नए इन्वेस्टर आ गए, वर्क फ्रॉम होम को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने काम के साथ साथ ट्रेडिंग भी करने लगे. तो क्या अभी जो आप बात कर रहे थे कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम लोग लूजेंड है वहाँ पे, जहाँ पे एक अच्छी एडवाइस, अच्छे कल्चर और इन सब को डेवलप किया जा सके, जो इस बड़े जो ये बम्प अप हुआ इसको रिटेन कर सके? हाँ बिल्कुल. आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग जो स्टॉक मार्केट को आते हैं, आई थिंक देयर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट राइट जनरली. अगर आप इंडिया में बैंक एफडी में पैसे लगाएं तो आपको मिल रहे हैं 6, 6.5, 7% डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैटेगरी यू फॉल इन, एंड यू पे अ मच हायर लेवल ऑफ टैक्स देन यू डू इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप स्टॉक मार्केट में आके 11-12%, like the Nifty has returned on average about 11% a year in the last 10-20 years. अगर आप 11-12% कमा सकें, you pay only 10% long-term capital gain tax, you are beating inflation even today. So it's a incredible opportunity that people should take advantage of. But अगर आप इस intention से market में आए कि मैं 6 महीने में अपना capital double करूँगा या I will make 50% every year, I think then the problem begins, because mathematically, logically, for anyone to do that consistently is next to impossible. So जब लोगों के expectations become more reasonable, I think they will invest in a wiser manner. And 11-12% is a lot. If you can compound money at 12%, you double your money every 5-6 years by virtue of compounding. Yeah, correct. 14-15% CAGR is more than enough for making really wealth.